दौलत पे इतना गुरूर अच्छा नहीं है बेटा। ये बहुत बेवफा चीज है। ये इंसान के पास आने में बहुत वक्त लगाती है, लेकिन जाते वक्त पलक झपकते ही चली जाती है। और अक्सर ये अकेले नहीं जाती, जाते जाते इंसान की इज्जत भी साथ में लेके चली जाती है। सेलिब्रिटीज के बारे में अक्सर लिखने वाले अपनी राय का इजहार करते हैं या फिर जो कुछ पहले से शाये हुआ हो इससे इस्तेफादा करते हैं। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी अपने बारे में खुद बयान करे तो क्या कहने, कादिर खान खुद तो इस दुनिया से चले गए मगर अपने पीछे बहुत सी कहानियां छोड़ गए हैं। कुछ कहानियां दीगर जराए से भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन उनकी बड़ी तादाद अभी तक और छल है। बकौल शायर जिक्र इस परिविश का और फिर बयां अपना वो आइए ये कहानियां जानती हैं। खुद कादिर खान की जबानी ये इंटरव्यू def.com ने 2012 में किया था। मैं बॉलीवुड छोड़ गया था क्योंकि वो सब लोग जिनके साथ में काम करता था एक एक करके इस दुनिया से राखसत होते चले गए, जिनमें मेरे प्यारे मनमोहन देसाई और प्रकाश मोहरा जैसे लोग भी शामिल थे। लिहाजा मेरा भी फिल्म इंडस्ट्री से दिल अलफाटे गया। इस सारे अरसा में जब मैं फिल्मी दुनिया से अलग थलग था, मैंने अरबी और उर्दू जुबानों का मुताला शुरू किया। मैं एक ऐसा इदारा तश्कील देना चाहता था जहां हिंदी और उर्दू पढ़ाई जाए। अवाम में ये एक तासुर आम है कि मुसलमानों को अपने मजहब का पूरी तरह इल्म नहीं और बगैर कुछ भी समझे बूझे वो इस्लाम पर अमल पैरा हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह हिंदुओं की मजहबी तहरीरें यानी गीता संस्कृत में है, इसी तरह मुसलमानों की मजहबी किताब यानी कुरान भी अरबी जुबान में है। लिहाजा मुसलमानों के लिए जरूरी है कि अगर वो अपने मजहब से आगाही चाहते हैं तो अरबी तालीम हासिल करें। मेरा बाप मजहब सिकालर था। मुझे बाप की तरफ से तोहफा के तौर पर यह रवायत मिली कि मैं ये जिम्मेदारी संभालूं। मैंने दूसरी जुबानों में लिखी गई कई किताबों का अरबी में तर्जमा किया है। किंडरगार्टन के लिए निसाब बना रहा हूं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक का निसाब लिख सकूं। मेरा इरादा है कि मैं ये इदारा पहले दुबई में कायम करूं, इसके बाद कनाडा में और फिर मुंबई में। मैं मनमोहन देसाई और प्रकाश मोहरा जैसे लोगों की कमी बहुत महसूस करता हूं। वो बैक वक्त मेरे अल्फास्तद भी थे और मेरे शागिर्द भी। उन्होंने जो कुछ मुझे सिखाया और कुछ मैंने उन्हें भी सिखाया। उनके रुखसत हो जाने के बाद मैंने चंद साल डेविड धवन और गुंदा के साथ काम किया। मुझे लिखने लिखाने से बहुत प्यार था, बल्कि मगर आहिस्ता आहिस्ता ये काम मुझसे छीन लिया गया। मैंने जब तक काम किया अपने मुकालमे खुद लिखता था, बल्कि अक्सर गुंदा के मुकालमे भी दुरुस्त कर देता था। मेरे ख्याल में मजा आता है जब पूरा स्क्रिप्ट अपने खुद लिखा हो। यही हुआ लिखना छोटा तो मैंने इंडस्ट्री ही छोड़ दी। मैं जब छोटा था तो जो कुछ भी दिन भर करता वो रात को दोबारा नक्काली करता। मैं शाम में जब नमाज पढ़कर वापस आता तो यहूदियों के कब्रिस्तान के पास राख कर फिर पूरी नमाज पढ़ता। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई मुझे ये सब करते देख रहा है या नहीं, मगर एक शाम किसी ने मुझ पर टार्च की रोशनी फेंकी। वो शख्स अशरफ खान था, जो एक मरूफ एक्टर था और महबूब खान की फिल्म रोटी ओ में काम किया था। अशरफ खान ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ड्रामा में काम करूंगा। यूं सिर्फ 10 साल की उम्र में मुझे एक ड्रामे में शहजादे का रोल मिल गया। इसके बाद मैंने ड्रामों में काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूंगा। मैं एक ड्रामा ताश के पते ए में काम कर रहा था, जिसे मरूफ मिजाहिया अदाकार आगा साहिब ने देखा तो यूसुफ खान, दलीप कुमार को ड्रामा देखने को कहा, जिसे मैंने खुद लिखा और डायरेक्ट किया था। चंद रोज बाद मुझे एक फोन आया और दूसरी तरफ से कहा गया कि मैं यूसुफ खान बोल रहा हूं। मैंने दरियाफ्त किया कौन यूसुफ खान। जवाब आया लोग जिसे दलीप कुमार के नाम से जानते हैं। मेरे हाथों से फोन का रिसीवर स्लिप होकर नीचे जा गिरा। बहरहाल दलीप कुमार ने ड्रामा देखा और रस्ट पर आ गए और बोले कि ये मेरी खुशकिस्मती है, मुझे कादिर खान ने ड्रामा देखने की दावत दी। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि स्टेज पर इतने अच्छे फनकार काम करते हैं। उन सब लोगों को फिल्मों में काम करना चाहिए। ताहम अभी तो मैं कादिर खान को अपनी फिल्म सगीना महातो में एक किरदार दे रहा हूं, जबकि अगले हफ्ते मेरी दूसरी फिल्म वीरान शुरू हो रही है, जिसमें वो एक अहम रोल करेंगे। यूं मेरा फिल्मी सफर शुरू हो गया, मगर चूंकि दलीप कुमार साल में सिर्फ एक फिल्म करते थे, लिहाजा मेरे लिए कुछ ज्यादा फिल्मी काम मुयस्सर नहीं था। मेरा अगला ड्रामा लोकल ट्रेन भी बहुत कामयाब हुआ और मुझे 1500 रुपए इनाम के तौर पर मिले, जबकि मेरी इस वक्त तनख्वाह सिर्फ 350 रुपए थी। इनामात की तकसीम में एक मेहमान ने मुझे अपनी फिल्म जवानी दीवानी ओ के मुकालमे लिखने की पेशकश कर दी, जो मैंने कबूल कर ली। जवानी दीवानी की शूटिंग खत्म करवा कर मैं एक रोज पैदल चल रहा था कि एक कार मेरे करीब आकर राकी, जिसमें से एक शख्स बाहर निकला और मुझसे कहा कि मेरे लिए एक फिल्म लिख दो। मैंने इसे बताया कि मुझे
जवानी देवानी वो फिल्म का मुआवजा 1500 रुपए मिला है। तो इस शख्स ने मुझे एक लिफाफा दिया जिसमें 21,000 रुपए थे। ये साहिब रवि मल्होत्रा थे जो फिल्म ऊ खेल खेल के प्रोड्यूसर थे। इसके बाद में इब्राहिम नादियावाला से मिला जिसने मुझे फिल्म ऊ रफू चक्कर के डायलॉग के लिए साइन किया। फिर मेरी मुलाकात होती है मनमोहन देसाई से जिन्होंने नमूने के तौर पर अपनी फिल्म के मुकालमे लिखने को कहा। मेरे लिखे हुए मुकालमे उन्हें पसंद आ गए तो मैं मुझसे मेरा मुआवजा पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मुझे आखिरी फिल्म की कहानी लिखने का मुआवजा 21,000 रुपए मिला था। इस पर देसाई साहिब ने बरजस्ता कहा मेरी कहानी लिखने का मुआवजा तुम्हें 1,21,000 मिलेगा। ये मुआवजा उन्होंने मुझे अपनी फिल्म ओ रोटी ओ लिखने का दिया था। इसके बाद तो मुझे धड़ाधड़ फिल्में मिलती गईं और मैं मशहूर हो गया। प्रकाश मोहरा से मेरी मुलाकात इस कॉलेज में हुई जहां मैं पढ़ाता था। वो वहां अपनी फिल्म हसीना मान जाएगी की शूटिंग कर रहे थे और अपनी फिल्म के मुकालमों से खुश नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जरा उन मुकालमों को दुरुस्त करें जो मैंने कर दी, जिस पर वो बहुत खुश हुए। एक अरसा बाद एक फिल्म स्टूडियो में मेरी दोबारा उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनके लिए पहली फिल्म लिखी जिसका नाम था खून पसीना। इसके बाद मैंने उनके लिए 2 फिल्में लावारिस और आ मुकद्दर का सिकंदर लिखी। अमिताभ बच्चन से मेरे ताल्लुकात का आगाज फिल्म खून पसीना और मनमोहन देसाई की फिल्म परवरिश से हुआ। फिर मेरे और उसके दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि हमारे ताल्लुकात में दरार आ गई। मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। दरहकीकत मैंने अमिताभ बच्चन को मशवरा दिया था कि वो सियासत में हिस्सा न ले, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। बाद अज़ां सियासत से तायब होकर वापस आए तो उनका रवैया तब्दील हो चुका था। मैं हमेशा उन्हें अमित कहकर मुखातिब करता था, मगर इस मर्तबा जब मैंने इन्हें अपने रिवायती अंदाज में अमित कहकर बुलाया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। इस वक्त मेरी मुलाकात एक फिल्मसाज से हुई जिसने मुझसे दरियाफ्त किया कि अब सरजी को मिले। मैंने पूछा कौन सरजी, तो वो बोला तुमको नहीं मालूम, सरजी से मेरी मुराद अमिताभ बच्चन है। मैंने इसे बताया कि वो मेरा दोस्त है और मैं इसे अमित कहकर बुलाता हूँ। वो फिर बोला वो नहीं, अब इसे हमेशा सरजी बोलना, अमित नहीं बोलना अब, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। इसके बाद एक तवील अरसा तक मेरे और अमिताभ बच्चन के दरमियान कभी गुफ्तगू नहीं हुई। मैं दिलिंग के रोल अक्सर फिल्मों में करता था, मगर कुछ यूं हुआ कि मेरा बड़ा बेटा एक दिन अपने दोस्तों से खेलकर फटे कपड़ों के साथ घर आया। दरियाफ्त करने पर इसने बताया कि इसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा बाप फिल्मों में लोगों को मारता पीटता है और आखिर में खुद मार खाता है। ऐसे जुमलों पर मेरा बेटा अक्सर लड़ाई मोल ले लेता था। एक रोज तो फटा सर लेकर घर आया तो मैंने ये फैसला कर लिया कि आइंदा विलन का रोल नहीं करूंगा। फिल्म हिम्मत वाला में मेरा कॉमेडी किरदार था, जिसके बाद मैंने सिर्फ कॉमेडी रोल्स ही किए। मिलते हैं अगली किस्त में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।